बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की सीरीज़ में जिस तरह से हम बात कर रहे थे, अब तक हमने इसमें जो क्लिप्स हुए हैं पिछले, उसमें हमने डिस्कस किया था कि DSM-5 का ऑटिज़म से क्या रिलेशन है, एस्पर्जर्स, ADD, ADHD और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम को वो कैसे देखता है, और उसके बाद इन तमाम में जो सिम्पटम्स होते हैं, कॉजेज़ को हमने डिस्कस किया था पहले, फिर हमने सिम्पटम्स जो उसके होते हैं अलग अलग वो भी हमने डिस्कस किए थे, और फिर जॉइंटली हम तमाम फिर चूँकि ये मिलते जुलते हैं, बहुत क्लोज़र होते हैं, इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन से मेन फ़ीचर्स हैं जो सब में मिलते हैं, और कुछ फ़ीचर्स हैं जो कि स्पेसिफ़िकली उसमें किसी में हैं किसी में नहीं हैं, और उनके कुछ इश्यूज़ या उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, वो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसमें लास्ट जो हमारा था डिस्कस हमने किया था एपिलेप्सी को, कि एपिलेप्टिक सीजर्स जो अगर इसमें हों बच्चे को ऑटिज़म में, जो कि 35% बच्चों को होते हैं, तो उस सूरत में उसमें जो है हम उसको करते हैं कि उसमें उसकी मेडिकेशन के थ्रू हम उसको जो है कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज इट अफेक्ट्स द लर्निंग। नेक्स्ट हमारा उसमें जो है सेंसरी इश्यूज़ है। कुछ बच्चों में सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, कुछ में नहीं। सेंसरी इश्यूज़ से मुराद ये है कि जब ये नॉर्मल रेंज से एक्सीड कर जाए या लेस हों, तो वी कॉल इट अ सेंसरी इशू। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंस ऑफ साइज, सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ टच, ये मोस्टली हमें अफेक्टेड मिलते हैं। तो अगर एक किसी शख्स की नॉर्मल रेंज सुनने की जो उसको एक्सेप्टेबल है, टॉलरेटेबल है, वो इतनी है, तो जब उससे ज़्यादा होगी या उससे कम होगी, तो देन इट डज़ अफेक्ट द प्रोसेसिंग, उसकी जो है फ़र्क पड़ जाता है। अब उसको डिसेंसिटाइज़ करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। जब वो ज़्यादा होती है नॉर्मल रेंज से, देन वी कॉल इट हाइपर सेंसिटिविटी, और जब वो उससे कम होती है देन वी कॉल इट हाइपो सेंसिटिविटी। तो ये दोनों सूरतों में हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि अगर एक सेंस हाइपर सेंसिटिव है तो दूसरे भी तमाम हाइपर सेंसिटिव हों, और या एक अगर हाइपो है तो सारे हाइपो सेंसिटिव हों। इट्स नॉट लाइक दैट। ये अनडिफाइंड सा एक पैटर्न होता है जो कि किसी में कुछ मिलता है। ये हमें ओवर द पीरियड ऑब्जर्वेशन से पता लगता रहता है, और फिर हम उसको टारगेट करते हैं डिसेंसिटाइज करने के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके बगैर लर्निंग प्रोसेस जो है वो अफेक्ट हो जाता है। अब बच्चा जब इसमें अफेक्ट कर रहा होता है टू दैट लेवल, माइल्ड होगा तो शायद वो उसको पॉइंट आउट कर दे या उसको उतना स्ट्रांगली रिएक्ट ना करे, लेकिन जब वो स्वेरिटी में ज़्यादा होता है तो फिर उसका बिहेवियर्स में हमें उसकी में नज़र आता है। वो या तो कानों पे हाथ रखता है, या अपने आइज़ के अंदर उसमें पोकिंग करता रहता है, या उसमें जो है सेंस ऑफ टेस्ट में भी ये सेंसिटिविटी आ जाती है, सेंस ऑफ स्मेल में भी आ जाती है। सिमिलरली उसमें सेंस ऑफ टच में, जब ये हाइपर सेंसिटिव जो बच्चे ज़्यादा टच चाहते हैं, वो इवन रात को सोते हुए भी हाथ पाँव या कोई बॉडी पार्ट टच करके सोना चाहते हैं। कुछ को ये इश्यूज़ इस तरह से होते हैं कि वो लिहाफ लेके नहीं सोना चाहते हैं, चाहे बेशक सर्दी हो जितनी भी। कुछ को गर्मी के सारी के बावजूद वो लिहाफ लेना चाहते हैं। सो इट कुड बी आइदर साइड। अब ये हमें देखना होता है कि ये क्या नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं, नॉर्मल बिहेवियर के तौर पे हम इसको देखें, या हम इसको इन व्यू ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर देखें। ये सारी चीज़ों को एक हमें लिंक्ड वे में एवेलुएट करना पड़ता है, और उसके बाद वी कम टू सम कंक्लूजन कि ये सेंसरी इश्यूज़ इसके नॉर्मल रेंज में हैं या आउट ऑफ दैट हमें मिल रहे हैं। इनके इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो हमें उसकी लर्निंग प्रोसेस में, उसकी प्रोसेसिंग में, किसी को अगर ज़्यादा लाइट अफेक्ट कर रही है तो उसकी शायद थॉट प्रोसेस, उसका वो एक्शन वाले प्रोसेसेस, वो सारी चीज़ें उसकी अफेक्ट हो जाती हैं। सिमिलरली फिर उसका वो रेपिटेटिवनेस जो उसकी होती है, ये रेपिटेटिवनेस मोस्ट ऑफ द केसेस हमें डिस्टर्बेंस में उसमें जो होती है वो मिलती है। इसको हमें बहुत टारगेट करना पड़ता है, बिकॉज एक चीज़ जो वो एक बार कर लेता है वो बार बार उसको रिपीट करना चाहता है। इसको हमें साथ साथ काम करते हुए जहन में रखना चाहिए कि वो इतना ज़्यादा उसके साथ अगर कोई बैड बिहेवियर है तो वो उसको अपॉर्चुनिटी अगर ज़्यादा मिलेगी तो वो उसको रिपीट करता रहेगा।
तो सेंसरी इश्यूज़ को भी जब हम देखते हैं तो इसमें भी रेपिटेटिवनेस हमें मिलती है अगर उसको ओवर द पीरियड बार बार उस तरह के बिहेवियर्स को एग्जिबिट करने का मौका मिलता है बच्चे को। फॉर एग्जांपल अगर उसको नॉइज़ डिस्टर्ब करता है और वो उसमें स्क्रीमिंग या थ्रोइंग या बाइटिंग वाला बिहेवियर यूज़ करता है, एग्जिबिट करता है, तो वो बार बार उसको रिपीट भी करना चाहेगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट। उसमें स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं इनके, किसी को थ्रेड से हो जाएगा, किसी को इससे पेपर से हो जाएगा, किसी को शॉपिंग बैग से हो जाएगा, बॉटल के कैप्स जो है उनसे हो जाएगा, कीज से हो जाएगा, कार से हो जाएगा। ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट इनके जो हैं अल्टीमेटली ऑब्सेशन में चले जाते हैं और वो उसको इतना ज़्यादा फिर उसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं, फिक्सेट हो जाते हैं कि उसको डिटैच करना मुश्किल हो जाता है, या उसकी वो अटेंशन या फोकस जो कि डेवलप होनी चाहिए काम करने के दौरान या किसी इंस्ट्रक्शन या डेली रूटीन के अंदर, वो भी उसमें अफेक्ट हो जाती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों को रिपीटेडली उसको करने ना दें। ऑब्सेशंस फिर फेजेस के तौर पे चेंज भी होती रहती हैं। आज एक चीज़ बहुत पसंद है, स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड है उसके साथ, आफ्टर सर्टन पीरियड शायद वो चीज़ की उसको फिक्र ही ना हो कि वो कहाँ पे है कहाँ नहीं है। सो दिस कीप चेंजिंग। ये हर बच्चे में हमें डिफरेंट वे में हमें मिलती हैं ये चीज़ें। मेमोरी इनकी आउट क्लास मेमोरी होती है, फोटोजेनिक मेमोरी हम उसको कहते हैं। बहुत पुराने शख्स से अगर मिले हैं तो बहुत अरसा पहले, तो वो उससे दोबारा उसको फ़ौरन पहचान लेंगे। एक रास्ते से गुज़रे हैं तो वो उसको नहीं भूलेगा, याद रहेगा। उसकी वजह इनकी अच्छी मेमोरी का होना, और ये एक मेमोरी इनकी एक इमेज के तौर पे उसको चीज़ों को कैप्चर कर लेती है और अपनी स्टोरेज में स्टोर कर देती है। लेकिन इट इज़ ऑलवेज इंटरेस्ट ओरिएंटेड। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ बहुत अच्छी उसको याद हो जाएगी। लेकिन अगर उसने उसमें इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लिया तो वो जितनी भी हम एफर्ट कर लें वो चीज़ उसको याद नहीं होती। दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज से कि हम अगर पढ़ाई लिखाई के काम या हमारी अपनी मर्ज़ी के काम जो हम करवाना चाहते हैं उनको अगर इंटरेस्टिंग बना लें बच्चे के लिए, उसको इन्वॉल्व कर लें उसके साथ, अटैच कर लें उसके साथ, उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर लें, अब वो चीज़ उसको कभी भी नहीं भूलेगी। सो इट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड कि हमें काम करते हुए बच्चे के साथ हर काम या टारगेट या टास्क हमारा जो है उसको उसके लिए इंटरेस्टिंग बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ वी वांट कि वो इसकी मेमोरी में स्टोर हो प्रॉपर एक लर्निंग प्रोसेस के लिए। ईटिंग हैबिट्स एबनॉर्मल हमें मिलती हैं बाज़ सूरत में। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें मैं सर्विंग जो सामने पड़ी है, कहाँ पे रुकना है, स्टॉप करना है, वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। एक रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग के साथ स्टोरी बुक बच्चा पढ़ रहा है, साथ साथ वो खाई भी जा रहा है, वो टीवी देख रहा है, टीवी के साथ भी खाई जा रहा है। तो ये एबनॉर्मल हैबिट्स हमें मिलती हैं। इसमें सिलेक्टिविटी भी आ जाती है, वो सेंस ऑफ टेस्ट की वजह से या रेपिटेटिवनेस की वजह से भी होती है कि अगर मखसूस चीज़ें उसने सिलेक्ट की हुई हैं कि मैंने ये खानी है, अब वो उन्हीं टेस्ट को रिपीट करना चाहता है, उससे हट के कोई और चीज़ आ जाएगी तो वो उसको रिएक्ट करेगा, उसको नहीं लेगा। तो वो फिर टेस्ट डेवलप करना पड़ता है एक एफर्ट के साथ। एक वक्त आता है जब वो उसको खाने लग जाता है। इट डज अफेक्ट इन द एनवायरनमेंट एज वेल। एक एनवायरनमेंट में एक चीज़ खानी उसको पसंद है, दूसरी में वो खानी नापसंद है, वो नहीं खाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल एनवायरनमेंट में जो चीज़ वो बच्चा ले रहा है, खा रहा है, हो सकता है होम एनवायरनमेंट में वो उसको रिफ्यूज़ करे या उसको रिएक्ट करे लेने को। सो दिस वेरीज फ्रॉम एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट एंड चाइल्ड टू चाइल्ड। एम्पैथेटिक नहीं होते। एम्पैथी का इनको क्या रिलेशन है, एक मदर के पीछे या मदर के साथ इन्वॉल्व होना, शायद उनका वो उस रिलेशन को नहीं समझ पाते हैं। उनके लिए वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे होती हैं, जो वो ऑब्जेक्ट जो कि उसकी नीड्स को मीट करता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। लेकिन एक माँ और बेटे का, बच्चे का जो एक रिलेशन होता है, जो एक अंडरस्टैंडिंग, एक एम्पैथी होती है एक दूसरे के लिए, वो इस साइड पे हमें नहीं मिलती बच्चे की साइड पे। सेम गोज़ फॉर द फ्रेंडशिप्स एज वेल, फॉर द पीयर्स एज वेल। वो उस सब के अंदर उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। बेड वेटिंग एक इनका फ़ीचर होता है, जिसमें कि मैं एक पीरियड तक एक बच्चा बेड वेटिंग वाली फेज़ में से गुजरता है। इवन टॉयलेट ट्रेन भी रात को वो जो है बेड वेटिंग में करते हैं। वो बेसिकली
इसको मैं एक्सप्लेन ऐसे करूँगा कि बेसिकली होता ही है कि वो एज्यूम कर रहा होता है, इमेजिन कर रहा होता है कि मुझे अर्ज फील हुई है यूरिनेट करने की, मैंने बाथरूम जाना है। वो इमेजिनेशन में उठता है, बाथरूम जाता है और इट्स ऑल बीइंग डन ओवर हेयर कि वो सब कुछ कर रहा है, उधर जाके बैठ रहा है और वो यूरिन पास कर रहा है। द मोमेंट वो उसको वेट फील होता है तो उसको एहसास होता है कि नहीं, ये तो मैंने उस तरह से कर दिया, यहाँ पे बेड पे ही मैंने कर दिया। तो रियलाइजेशन होती है चीज़ की, बट उस वक्त तक वो चीज़ें उस अंदाज से हो जाती हैं। सिमिलरली इसमें इमेजिनेशन में ये एक चीज़ को फोकस इतना कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ एक्चुअल में नहीं देख रहे। जो चीज़ उनके ब्रेन में एक इमेजिनेशन डेवलप हुई है उस चीज़ से रिलेटेड, वो उसकी वजह से हो रहा होता है। सो दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज से कि हम इन बच्चों को जब इन्वॉल्व करें, इंस्ट्रक्शन दें या किसी काम में, एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, तो वी हैव टू इंश्योर कि ये अपनी इमेजिनेशन से निकल के उस एनवायरनमेंट के अंदर जो चीज़ हम कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी हो गई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ फीचर्स थे जो हमें नॉर्मल लोगों में भी ये फीचर्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टीथ ग्राइंडिंग एक इनका फ़ीचर होता है, वो भी हमें नॉर्मल लोगों में मिलता है, सोते या जागते में टीथ ग्राइंड करना। हमें देखना ये होता है दर हकीकत कि इनमें से कितने ज़्यादा उसमें हैं, स्वेरिटी क्या है उसकी, और जो प्राइमरीली जो इम्पोर्टेंट हमने सिम्टम्स बात की थी वो कितने उसमें हमें मिल रहे हैं। उन सारों की बेस के ऊपर हम उसको एवेलुएट करते हैं कि क्या ये क्राइटेरिया मीट करते हैं या नहीं करते हैं, और उसी चीज़ को फिर हम उसमें ले आते हैं। वे ऑफ वर्किंग जब हमारा काम करने का टाइम जो होता है उसमें हम उन चीज़ों को फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी कम देते हैं। रेपिटेटिवनेस एक ऐसी चीज़ है जिसको कि मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ कि इसको हमें डे 1 से कोशिश करनी चाहिए कि हम एनी गुड थिंग जो अच्छी है अगर वो रिपीट हो रही है तो वी शुड इनकरेज दैट। उसमें हमें बच्चे को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए कि वो अच्छे बिहेवियर को रिपीट करे ओवर एंड ओवर। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा नमाज़ पढ़ना एक अच्छा बिहेवियर, अगर एक बच्चा नमाज के लिए जाता है तो उसकी डिसकंटिन्यूटी हमें अवॉइड करनी चाहिए। अपनी चीज़ों को सही जगह पे रखना और ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना, उसको अगर रिपीट करना चाहता है तो फिर हम उसको जो है कोशिश करेंगे कि रिपीट करने की अपॉर्चुनिटी मिले। सॉरी, एनी बैड बिहेवियर जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, एज अप्रोप्रिएट नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है एनवायरनमेंट में, उसकी रेपिटेशन को हमें रोकना है। कैसे रोकना है? वन वे और दी अदर। जब भी हम रोकना चाहेंगे तो उसके अगेंस्ट रिएक्शंस बच्चे के नेचुरल है, वो रिएक्ट करेगा। डिपेंडिंग अपॉन स्वेरिटी वो रिएक्शन कम से लेके ज़्यादा की तरफ जाता है। एक बच्चे को आदत हो जाती है कि हर दफ़ा बाज़ार जाना है तो मैंने एक टॉय लेना है, टॉय कार भी हो सकती है, डॉल भी हो सकती है, एनीथिंग फॉर, या मैंने कुछ लेना है। अब जब हम उसको उस चीज़ से रोकना चाहेंगे मार्केट के अंदर तो वहाँ पे एक इशू बन जाएगा, बच्चा रिएक्ट करेगा, टेंट्रम्स थ्रो करेगा, उसमें उसके बिहेवियर सामने आएंगे, वो अपनी उस नीड को मीट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब ये एक ऐसा बिहेवियर है जो आज शायद छोटे होने की वजह से मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन इन द लॉन्ग रन एक्सेप्टेबल नहीं है। अब मुझे शुरू से ही इस पैटर्न को ब्रेक करना है, सीक्वेंस में नहीं जाने देना बच्चे को, ताकि किसी भी स्टेज पे वो जो प्रॉब्लम आज है वो ज़्यादा किसी से एग्रेवेट ना करे। एक बच्चे को पेरेंट्स लेके जाते हैं, रोज़ आइसक्रीम लेके दे देते हैं, गर्मियों में शायद उसमें या उस वजह से तो शायद उनके लिए मुमकिन है, बट वेन एवर द डे कम्स जब उनके लिए वो चीज़ मुमकिन नहीं है, उसका गला ख़राब हो गया है, मौसम ख़राब है, एक्सट्रीम वेदर आ गई है, अब उसमें क्या है कि अब उसमें उनके लिए उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा अगर उन्होंने इस पैटर्न को शुरू से ब्रेक ना किया। छोटा बच्चा होगा, रिएक्शन उसका इतना सुयर नहीं होगा, एक्सेप्ट मैनेजेबल होगा। बड़े बच्चे हो जाते हैं, मैंने यहाँ तक बच्चे देखे हैं कि वो फिर हिटिंग एग्रेशन उनका इतना ज़्यादा हो जाता है कि माँ बाप को आगे भाग के बाथरूम में कमरे में जाके अपने आप को लॉक करके सेव करना पड़ता है। दे बिकम दैट एग्रेसिव। उस स्टेज से पहले हमें इस रेपिटेटिवनेस वाले फैक्टर को जहन में रखना चाहिए और उसकी इन चीज़ों को अकॉर्डिंगली डील करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, क्योंकि एक स्टेज के बाद वो फिर चीज़ें रिवर्ट होने में फिर एफर्ट और टाइम बहुत बढ़ जाता है और मैनेजेबल मुश्किल होती हैं। उस स्ट्रेंथ उतना स्ट्रांगली जब वो चीज़ स्ट्रेंथन हो जाए तो फिर वो बिहेवियर को रिवर्ट करना एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है।
तो ये कुछ फीचर्स हैं जिनको कि हमें अपने जहन में रखना चाहिए, उसको एवेलुएट करते हुए और एट द सेम टाइम उसके साथ काम करते हुए। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हमेशा से कंसर्न रहा है पेरेंट्स का, बोलेगा कब, ऐसा बोलता है, व्हाट्स ओवर द इशू इज़। तो उसके हवाले से कुछ पॉइंट्स मैं चाहूँगा आपसे शेयर करना कि इनकी कम्युनिकेशन का पैटर्न कैसा होता है। मोस्टली इसमें जो है अगर हम हाई फंक्शनिंग को देखते हैं तो वो क्लोज़र टू नॉर्मल स्पीच मिलती है हमें, और लैंग्वेज भी उसके मुताबिक मिलती है विद अ माइनर डिफरेंस। वो क्या हो सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज का समझना हो सकता है, वो शायद उस बच्चे को ये ना अंदाज़ा हो कि मैंने क्या किसको बताना है, वो सब कुछ सबको बता देता है, कुछ हाइड नहीं कर पाता। कुछ इस तरह के प्रॉब्लम जिनके हाई फंक्शनिंग केसेस के अंदर हमें मिलते हैं। उससे लो में हम चले जाएं तो एक्सेसिव टॉकिंग आ जाती है, स्पीच की अनक्लैरिटी आ जाती है, और इररेलेवेंट होना जो है वो आ जाता है। एकोलेलिया आ जाता है कि जो चीज़ सुनते हैं उसी को रिपीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल उससे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ दिस, तो वो बजाय बताने के दिस इज़ पेन, वो कहता है व्हाट इज़ दिस। तो ये कुछ फीचर्स उनके हमें मिलते हैं जो कि उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। एकोलेलिया इमीडिएट भी हो सकता है कि जो अभी सुना है अभी रिपीट कर दे। समटाइम्स इट इज़ डिलेड एज वेल कि अभी मैंने बात की है उसके साथ व्हाट इज़ दिस, उसने कोई जवाब नहीं दिया, और अगले दिन या 4 दिन बाद वो कह दे व्हाट इज़ दिस। तो ये दोनों पैटर्न हमें मिलते हैं, उसके इमीडिएट भी और डिलेड भी मिलता है। समटाइम्स स्पीच उनकी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, या वो एक तरह के ही सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं, या वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है, या एक ही तरह के पैटर्न में एक ही तरह वेरिएशंस नहीं होती उनकी सेंटेंसेस के अंदर, और या एक ही फ्रेज़ को कर रहे होते हैं, फ्रेज़ लेवल पे आ जाते हैं या वर्ड लेवल पे आ जाते हैं। तो ये वेरी करता है कम्युनिकेशन का इनका पैटर्न जो है, हर स्वेरिटी में या ADHD में, ऑटिज़म में, एस्पर्जर्स में वो उस अंदाज से होता है। कुछ बच्चों का कम्युनिकेशन सिर्फ नीड बेस्ड होता है, वोकैबुलरी उनके पास होती है, उनके पास बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। हम कुछ हमारे बार बार ट्रिगर इनिशिएट करने पे भी नहीं बोलते हैं। वो बोलते कब हैं, जब उनकी वो नीड होती है। भूख लगी है तो अचानक कह देगा खाना खाना है, उस वक्त वैसे हम उसको कोशिश करते रहे वो पूरा सेंटेंस बोल देता है। आम रूटीन में सिंपल वर्ड भी नहीं आता है। सो दिस वेरीज अप्स एंड डाउन्स के साथ हमें ये इसमें पैटर्न मिलता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी कि कोई स्पीच नहीं होती है, वो वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं होते, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होंगे। हाथ पकड़ के ले जाएंगे फीडर के पास, फीडर को टच करा देंगे, फ्रिज को टच करवा देंगे जब उसको कोई नीड होगी। इस तरह की कोई चीज़ लेनी है तो उसके पास जाके खड़े हो जाएंगे और इशारा करेंगे, या उसको लेने की कोशिश करेंगे, या हाथ पकड़ के आपका केयर टेकर का साथ ले जाएंगे। कुछ होते हैं जिनमें स्वेरिटी जो बढ़ती जाती है उस अंदाज से उसमें जो है ये चीज़ें फ़र्क आती रहती हैं। कुछ होते हैं जिनमें कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी नहीं होता है, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं। उनका रिएक्शन क्या होता है, वो बिहेवियर्स उनके रिएक्ट हमें नज़र आ रहे होते हैं, क्राइंग, थ्रोइंग समथिंग, इस तरह के बिहेवियर्स हमें मिलते हैं। तो इस सारे उनका कोई कम्युनिकेशन, कुछ वो दे कैन नॉट कम्युनिकेट, उनका कम्युनिकेशन ना वर्बल ना नॉन वर्बल कोई भी पैटर्न नहीं हमें मिलता है। कुछ अब ये सारे जो हमने डिस्कस किए कम्युनिकेशन के माइलस्टोन्स, इनके डिफरेंट होना, ये वेरी करते हैं। माइल्ड से सुअर के दरमियान हमें हर तरह की रेंज मिलती है, डिफरेंट पैटर्न मिलता है। किसी बच्चे का कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता कि वो कब कैसे और किस पैटर्न पे बोलेगा, हर बच्चे का डिफरेंट होता है। आई होप कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स को अंडरस्टैंड, एफ़र्ट हमें करनी चाहिए, इनपुट उसको देनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, हमें उसको एफ़र्ट के उनमें कमी नहीं लानी चाहिए। अभी नेक्स्ट उसका जो हमारा फेज़ आएगा उसमें डिस्कशन आएगी, उस क्लिप आएगा, उसमें इंशाल्लाह ताला मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि इसके डायग्नोसिस कैसे होते हैं। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत कम लोग इसको सही तौर पे डायग्नोज कर पाते हैं, और पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंसर्न इस पे होता है। सो टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द लिसनिंग।